अगर आप किसी का वाकई में मर्डर होते हुए दिखते, तो क्या आप एक्शन लेते? या आप पुलिस को बुलाते? या शायद खुद इन्वॉल्व होने की कोशिश करते? ये वो क्वेश्चंस हैं जो किटी जेनोविस केस के बारे में सुनने वाले किसी भी इंसान के मन में आते हैं। ये कहानी एक रोलर कोस्टर जैसी है। इसमें पावर रिलेशन, मीडिया सेंसेशनलिज्म और अमेरिका के 911 सिस्टम की रियल एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। हालांकि ये स्टोरी सबसे ज्यादा बाईस्टैंडर इफेक्ट से अपने कनेक्शन के लिए जानी जाती है और यहीं से बाईस्टैंडर इफेक्ट को जेनोविस सिंड्रोम भी कहा गया। बाईस्टैंडर इफेक्ट ने साइकोलॉजिस्ट्स को इस बात पर डीपली सोचने पर मजबूर कर दिया कि लोग किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज होने के बारे में कब और कैसे डिसाइड करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बाईस्टैंडर इफेक्ट के बारे में बात करें, ये वीडियो किटी जेनोविस केस के बारे में है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर किटी जेनोविस के साथ क्या हुआ था। 13 मार्च 1964 की देर रात तकरीबन 2:30 पर किटी ईव्स 11th आवर्स बार से अपनी शिफ्ट खत्म कर घर के लिए निकलती है और करीब 45 मिनट बाद लगभग 3:20 पर उसने अपने लाल फिएट कार को क्यू गार्डन्स लॉन्ग आइलैंड रेल रोड स्टेशन की पार्किंग में अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के पीछे वाली गली में बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट से लगभग 100 फीट दूर पार्क करती है और कार से निकलकर घर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही किटी अपने बिल्डिंग की तरफ जा रही थी, एक 29 साल के आदमी विंस्टन मोजली, जो एक शिकार की तलाश में शेवरले कॉर्वेयर कार चला रहा था, उसने कार से उतरकर किटी को फॉलो करना शुरू किया। उसके हाथों में एक हंटिंग नाइफ था, जिसे देख किटी बिल्डिंग की ओर भागी, लेकिन विंस्टन किटी के पीछे लगा रहा और उसे पकड़ लिया। फिर उसने उसकी पीठ पर 2 बार चाकू मारा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। किटी दर्द में मदद के लिए चिल्लाती है। उसकी चीखें सुनकर आसपास की बिल्डिंग्स में से कुछ घरों की लाइट्स जलती हैं। कुछ पड़ोसियों ने उसकी आवाज सुनी थी। तभी एक खिड़की भी खुलती है और इन नेबर्स में से एक रॉबर्ट मोजर, जिसने अपनी विंडो से देखा कि एक आदमी एक लेडी के ऊपर झुका हुआ है, जबकि वो लेडी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, और तभी उस आदमी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। फिर वो खुद उस लेडी के ऊपर घुटनों के बल बैठ गया। ये देख रॉबर्ट अटैकर पर चिल्लाते हुए कहता है, उस लड़की को अकेला छोड़ दो। रॉबर्ट की ये बात सुन अटैकर थोड़ा डरता जरूर है, लेकिन डीप डाउन वो जानता था कि जो आदमी चिल्लाकर गया है वो इस वक्त नीचे नहीं आएगा। और हुआ भी एग्जैक्टली वही। कोई भी किटी की मदद के लिए नहीं आया। लेकिन पड़ोसी के चिल्लाने की वजह से विंस्टन थोड़ी देर के लिए डरकर भाग गया। गंभीर रूप से घायल किटी किसी तरह धीरे धीरे ऑलमोस्ट रेंगती हुई अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के पीछे की ओर पहुंची और अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के पास कॉरिडोर में गिर गई। करीब 10 मिनट बाद अटैकर विंस्टन मोजली वापस लौटा। उसने इंजर्ड किटी को वहीं छोटे कॉरिडोर में गिरे हुए पाया। इस बार उसने किटी पर फिर से कई बार चाकू से वार किया, उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया और उसके पास जो $49 थे वो भी लूट लिया। किटी अभी जिंदा थी, लेकिन उसकी कंडीशन काफी सीरियस थी। किटी का एक और पड़ोसी था कार्ल रॉस, जो सीढ़ियों के ऊपर से अपने दरवाजे से झांककर इस बार वाले अटैक को देख रहा था। फिर वो अपने फोन के पास जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और सारी बात बताते हुए इसमें शामिल न होने की बात कहता है। किटी को आखिरकार उसकी एक दोस्त और नेबर सोफिया फारा ने ढूंढ लिया। सोफिया ने किसी लेडी की चीखें सुनी थीं, लेकिन कुछ भी देखा नहीं था, इसीलिए वो और उनके हस्बैंड वापस सोने चले गए थे। 20 मिनट बाद सोफिया को एक कॉल आया, जिसमें बताया गया कि किटी खून से लथपथ कॉरिडोर में गिरी है। ये सुनते ही उसने तुरंत अपना कोट उठाया और उसे ढूंढने निकल गई। सोफिया ने किटी को अपनी बाहों में लिया और एम्बुलेंस आने तक उसे शांत करने की कोशिश करती रही। फाइनली एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हॉस्पिटल ले जाते समय किटी जेनोविस की ट्रैजिक डेथ हो गई। ऐसा क्यों हुआ कि किटी के केस के बाद ही नेशनल इमरजेंसी नंबर लाने का इशू यूएसए में उठा? ऐसा तो था नहीं कि इस क्राइम से पहले अमेरिका में और क्राइम्स नहीं हुए थे। फिर ये क्राइम डिफरेंट क्यों था? तो इसकी वजह थी क्योंकि किटी जेनोविस, जिसे 38 विटनेसेस के सामने स्टॉक किया गया, मल्टीपल स्टैब किया गया और आखिर में उसका रेप कर मर्डर कर दिया गया। इस बीच उसने कई बार मदद की गुहार भी लगाई। वो चिल्लाती रही, दर्द में करहाती रही, पर किटी की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। इन सारे 38 विटनेसेस को 1964 में न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर पब्लिश एक आर्टिकल ने साफ तौर पर इनसेंसिटिव करार किया और ब्लेम भी किया कि किटी जेनोविस इनकी अपैथी मीन्स उदासीनता के कारण मारी गई। पर बात सिर्फ यही नहीं है। आपको सरप्राइज होगा ये जानकर कि इस आर्टिकल के छपने के 40 साल बाद उसी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ, जिसमें सेम न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के छपे पुराने आर्टिकल को फैक्चुअली गलत बताया जाता है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले आर्टिकल में कहा गया था कि दर्जनों लोगों ने सब कुछ देखा मगर कुछ भी नहीं किया। हालांकि इस बात को बाद में एडमिट किया गया कि फिगर्स और रिपोर्ट्स एग्जैजरेटेड थे, लेकिन फिर भी जो किटी के साथ हुआ उसकी एक्चुअल रियलिटी बेहद ही डरावनी थी। एक यंग वुमन की बेरहमी से हत्या कर दी गई और आसपास मौजूद लोग या तो अनअवेयर थे या डरे हुए या कंफ्यूज थे या फिर बस हेल्प करने के लिए आगे नहीं आए। इस केस में सिर्फ क्राइम नहीं था, एपैथी भी इन्वॉल्व थी। साथ ही किटी के मर्डर ने उस जमाने की अमेरिकन इमरजेंसी सर्विसेज और उनके एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी कमियों को एक्सपोज किया था। जब किटी पर अटैक हुआ तो जिस किसी ने भी उसकी चीखें सुनी
वो सब कंफ्यूज थे कि हेल्प के लिए कॉल किया किसे जाए, क्योंकि 1960 के दशक में यूएस में सिंगल इमरजेंसी नंबर था ही नहीं। लोगों को पुलिस, फायर ब्रिगेड या मेडिकल हेल्प के लिए डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ट्राई करने पड़ते थे, जो कि अनडाउटेडली उस क्रूशियल टाइम को बर्बाद करने जैसा था। इमेजिन कीजिए कोई वायलेंट क्राइम या मेडिकल इमरजेंसी आपकी आंखों के सामने हो रहा हो, पर कोई नंबर नहीं जिस पर कॉल कर हेल्प बुलाई जा सके। मदद के लिए कोई कॉन्टैक्ट नहीं, सिचुएशन की सीरियसनेस समझने के लिए कोई डिस्पैचर नहीं, और कोई रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम भी नहीं। 1968 से पहले अमेरिका की भी यही रियलिटी थी। 911 अमेरिका का यूनिवर्सल इमरजेंसी नंबर, इसका बनना सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं था, ये रिजल्ट था एक मेजर चेंज का, जो ट्रेजेडी और पब्लिक आउटरीच से जन्मा था। इस यूनिवर्सल इमरजेंसी नंबर की कहानी की शुरुआत हुई थी 1964 में न्यूयॉर्क में किटी जेनवीज की हॉरिफिक मर्डर के बाद ही, जहां डिले, कंफ्यूजन और एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम के एब्सेंस ने एक यंग लड़की की जान ले ली थी। तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जरूरत महसूस हुई एक सिंपल नेशन वाइड इमरजेंसी नंबर की, जिसे कोई किसी भी वक्त हेल्प के लिए डायल कर सके। इसी जरूरत से किटी के मर्डर के 4 साल बाद पैदा हुआ फेमस 911, और ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए भी था। कैथरीन सूजन किटी जेनवीज का जन्म 7 जुलाई 1935 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। उसके पेरेंट्स रेचल और विंसेंट जेनवीज एक क्लोज नेट इटालियन अमेरिकन फैमिली थे, और अपने 5 सिबलिंग्स में एल्डेस्ट होने के नाते किटी हमेशा से परिवार का इंपॉर्टेंट पार्ट थी। किटी को उसके लाइवली और इंडिपेंडेंट नेचर के लिए जाना जाता था। वो आउटगोइंग, खुशमजाज और एक्सट्रीमली सोशल थी। करीबी लोगों का कहना था कि उसके अंदर जिंदगी के लिए एक अलग सा स्पार्क और एंथुजियाज्म था। उसने प्रॉस्पेक्ट हाइट्स हाई स्कूल से पढ़ाई की, और 1953 में ग्रेजुएट होने के कुछ समय बाद ही किटी की मां ने एक ब्रूटल मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देखा। इससे वो इतना डर गई कि इसके बाद किटी की फैमिली ने ब्रुकलिन छोड़कर कनेक्टिकट के एक शांत इलाके में रहने का फैसला किया। किटी ग्रेजुएट हो चुकी थी, लेकिन उसने ब्रुकलिन में ही रुकने का फैसला किया, और वो वहीं अपने दादा दादी के साथ रहने लगी। उस दौरान उसका एक लड़के से रिलेशन भी था, जिसका नाम एंथनी फजोले था। जब वो दोनों डेट कर रहे थे, तब एंथनी कॉलेज में इंजीनियर बनने की पढ़ाई कर रहा था, और बाद में वो आर्मी में ऑफिसर और इंजीनियर की नौकरी करने लगा। इन दोनों ने 31 अक्टूबर 1954 को शादी कर ली, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली, और 1956 में उनका तलाक हो गया। डिवोर्स के बाद किटी ब्रुकलिन में अपने अपार्टमेंट में रहने लगी, और वहीं से उसने काम शुरू किया। वो दिन में एक इंश्योरेंस कंपनी में सेक्रेटरी और रात में बार टेंडर के रूप में काम करते हुए उसे बार पेट्रन से हॉर्स रेसेस पर सट्टा लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, और बाद में नौकरी से निकाल दिया गया। किटी की ये फेमस फोटो असल में उसके अरेस्ट के वक्त का मगशॉट माने की पुलिस कस्टडी में ली गई उसकी फोटो है। किटी को नौकरी से निकाले जाने के बाद उसने क्वींस के ईव्स 11th आवर्स बार में बार टेंडर की नौकरी ले ली, और जल्दी ही वहां मैनेजर बन गई। वो उसी एरिया में रहने भी लगी और अपनी मोस्ट अर्निंग्स बचाने लगी, ताकि अपना खुद का एक इटालियन रेस्टोरेंट खोल सके। और 1963 में किटी को मैरियन नाम की एक लड़की से प्यार हो गया, जिससे वो ग्रीनविच विलेज के एक अंडरग्राउंड बार में मिली थी, और दोनों ने क्वींस के क्यू गार्डन में एक सेकंड फ्लोर अपार्टमेंट लिया और साथ रहने लगे, जिसे कि एक शांत और सेफ एरिया माना जाता था। लेकिन दुख की बात यह है कि दोनों के पहली बार मिलने के ठीक 1 साल बाद ही 13 मार्च 1964 को किटी जेनोविस को उसके अपार्टमेंट के सामने बेरहमी से मार डाला गया, जबकि रिपोर्टेडली 30 से ज्यादा उसके नेबर्स ने ये सब होते हुए देखा, और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अपनी प्राइवेट लाइफ में किटी एक कमिटेड रिलेशनशिप में थी, अपनी गर्लफ्रेंड और रूममेट मैरी एन जेलोंको के साथ। लेकिन 1960 के दशक में सोसाइटी सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता था, तो उनका रिश्ता प्राइवेट ही रहा। हालांकि किटी जेनवीज की हत्या के बाद उनकी गर्लफ्रेंड जेलोंको पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट थी। पुलिस ने किटी की गर्लफ्रेंड से लगभग 6 घंटे तक इंटेरोगेशन किया, लेकिन पुलिस के सवाल समय के साथ इनअप्रोप्रिएट होते जा रहे थे। पुलिस ने उससे उनके सेक्स लाइफ के बारे में पूछा, और ज्यादातर सवाल किटी और जेलोंको के रिलेशनशिप पर फोकस्ड थे। खैर, ये तो हुई किटी की लाइफ के बारे में। अब आते हैं उस बात पर कि कैसे किटी जेनोविस का केस बाइस्टैंडर इफेक्ट की बात समझाने के लिए साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक्स में एक मिसाल बन गया, और सेम इंसिडेंट जिसने न सिर्फ अमेरिका की इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को बदल दिया, बल्कि लोगों की सोच और जिम्मेदारी की भावना पर भी गहरा असर डाला। अब तक आप कई बार बाइस्टैंडर इफेक्ट सुन चुके हैं, तो उसको भी डिटेल में समझते हैं। जेनोविस केस की बात बगैर बाइस्टैंडर इफेक्ट डिस्कस किए मुमकिन नहीं है। बाइस्टैंडर का आसान भाषा में मतलब होता है तमाशबीन या मौके पर मौजूद इंसान जो कुछ ना करे। न्यूयॉर्क में एक ब्रूटल मर्डर हुआ, पर जाने अनजाने एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी इसी क्राइम के जरिए हो गया था, जिसमें लोगों ने कॉल इसीलिए नहीं किए क्योंकि उन्हें लगा कोई और कर देगा। एक बार आप खुद सोचकर देखिए कि ये कितना अनसेटलिंग है। जब मुसीबत में फंसा एक इंसान मदद की गुहार लगाता है, लाइट्स ऑन होते दिखने पर शायद उस इंसान में उम्मीद भी जगती है कि मदद आती ही होगी, पर क्राइम सीन पर मौजूद हर इंसान ये सोचता है कि कोई और मदद बुला लेगा। इसका रिजल्ट ये होता है कि कोई भी हेल्प बुलाता ही नहीं। वो इंसान मदद की आस लिए खत्म हो जाता है,
हत्यारे द्वारा पहुंचाए गए दर्द के साथ, पर कोई नहीं आता, कोई मदद उस तक नहीं पहुंचती। इसीलिए बाईस्टैंडर इफेक्ट को किटी जेनोविस सिंड्रोम या जेनोविस सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस इंसिडेंट ने दुनिया भर के लोगों को हिलाकर रख दिया था। किटी के मर्डर से ज्यादा सवाल उठे थे इंसानों और शायद डाइंग ह्यूमैनिटी पर, सिंपली बिकॉज कोई इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता था। बाईस्टैंडर इफेक्ट इमरजेंसी सिचुएशन में जब आसपास और लोग होते हैं तो लोग अक्सर एक्शन नहीं लेते, यानी कि मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। वहां हर कोई बस एक दर्शक होता है। साइकोलॉजिस्ट ने इस केस का इस्तेमाल करके बाईस्टैंडर इफेक्ट AKA जेनोविस सिंड्रोम को समझाया। ये बताता है कि जब किसी विक्टिम की मदद करने के लिए कई लोग आसपास मौजूद होते हैं तो हर शख्स की मदद करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट बिब लैटिन और जॉन डार्ली ने इस घटना पर रिसर्च की और ये जानने की कोशिश की कि इतने गवाह होने के बावजूद कोई मदद के लिए आगे क्यों नहीं आया। साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक इन्हीं रिसर्च के बेसिस पर बाईस्टैंडर इफेक्ट को एक इंपॉर्टेंट सोशल बिहेवियर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। लैटिन और डार्ली ने बताया कि कैसे जेनोविस जैसे केसेस में साइकोलॉजी फिट होती है। उन्होंने बताया कि इन केसेस में 4 से 5 फैक्टर्स होते हैं: डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर ऑफ इन्वॉल्वमेंट, सोशल क्यूज, प्लुरलिस्टिक इग्नोरेंस और अनसर्टेनिटी। अब एक एक करके इन फैक्टर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब हुआ जिम्मेदारी का बंटवारा। जब काफी सारे लोग किसी घटना को देख रहे होते हैं तो हर कोई सोचता है कि कोई और मदद कर ही देगा। इस सोच से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी कम हो जाती है और कोई भी खुद आगे नहीं आता। दूसरा है फियर ऑफ इन्वॉल्वमेंट, मतलब ये कि शामिल होने या फंस जाने का डर। जब लोग किसी मुसीबत या डेंजरस सिचुएशन में हेल्प करने से डरते हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वो खुद मुसीबत में ना पड़ जाए या पुलिस के लीगल झंझट में ना फंस जाए, तो इसे ही फियर ऑफ इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। ठीक उसी तरह किटी के केस में कुछ लोगों को डर भी लगा होगा या ये समझ नहीं आया होगा कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, या अगर बेहद सीरियस है भी तो वो क्यों फंसे। इसीलिए उन्होंने खुद को इन्वॉल्व होने से बचाया। अगला फैक्टर है सोशल क्यूज या सोशल इन्फ्लुएंस, यानी सामाजिक प्रभाव। लोग अक्सर यह देखने लगते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अगर बाकी लोग शांत हैं या कुछ नहीं कर रहे तो वो भी सोचते हैं कि शायद सिचुएशन सीरियस नहीं है। सोचते हैं कि सब ठीक ही होगा और हेल्प आ ही रही होगी। अगला फैक्टर है प्लुरलिस्टिक इग्नोरेंस। जब सभी लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग वरीड नहीं हैं, तो वो भी अपना कंसर्न शो नहीं करते, भले ही अंदर से परेशान क्यों ना हो। इस रीजन से कोई भी कदम नहीं उठाता। फाइनल फैक्टर है अनसर्टेनिटी। वहां सिचुएशन कंफ्यूजिंग थी, लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, इसीलिए रिएक्ट नहीं किया या रुक गए कुछ करने से। किटी की हत्या के 6 दिन बाद उसके हत्यारे विंस्टन मोजली को अरेस्ट किया गया। कस्टडी में उसने न सिर्फ किटी की हत्या कबूल की बल्कि 2 और मर्डर्स, सेवरल रेप्स और चोरी के गुनाह भी कन्फेस किया। उसे कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। विंस्टन मोजली 29 साल का एक बिजनेस मशीन ऑपरेटर था जो न्यूयॉर्क के क्वींस एरिया में रहता था। वो 1964 में किटी जेनवीज की बेरहमी से हत्या करने के बाद पूरे अमेरिका में कुख्यात हो गया। उस रात उसने किटी को मारने का प्लान नहीं बनाया था। वो उस वक्त निकला ही घर से किसी लड़की का कत्ल करने था और अनफॉर्चुनेटली उसकी नजर किटी पर पड़ गई। विंस्टन मोजली ने कोर्ट में बताया कि वो अपनी कार में शिकार ढूंढते हुए घूम रहा था। तभी उसने किटी को उसकी कार में एक ट्रैफिक लाइट पर बैठे देखा। उसने उसका पीछा किया और उसके घर जाकर हमला कर दिया। हालांकि किटी की हत्या ने उसे फेमस बनाया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि किटी विंस्टन का पहला शिकार नहीं थी, बल्कि उसने कई दूसरे मर्डर्स का भी कन्फेशन किया। मोजली ने 24 साल की एक ब्लैक वुमन एनी जॉनसन की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसने 2 बार फायर किया और फिर सबूत मिटाने के लिए घर में आग लगा दी। ये मर्डर किटी जेनेवीज की हत्या से करीब 1 महीना पहले हुई थी। इसके अलावा उसने कबूल किया कि उसने 15 साल की लड़की बारबरा क्लारिक की हत्या की थी। उसने ये मर्डर चोरी के दौरान किया जब लड़की अपने घर के बेडरूम में सो रही थी। हालांकि बारबरा केस में पहले ही एक और शख्स एल्विन मिशेल को पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन एल्विन के अकॉर्डिंग उसने प्रेशर में आकर क्राइम सिर्फ इसलिए कबूल किया ताकि पुलिस उसकी पिटाई बंद कर दे। इसलिए इन दोनों की कॉन्ट्राडिक्टरी बातों के चलते मोजली पर इस मर्डर का केस नहीं चलाया गया। खैर, शिकार तलाशने की नीयत से हत्या करने की बात कहते हुए उसने कहा, मर्डर तो मेरे दिमाग में बस एक थॉट की तरह आया था, जैसे कभी आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, लेकिन जब ये थॉट आया तो मैं उसे दूर नहीं कर पाया। चाहे मैं कुछ भी सोच रहा था, वो मेरे साथ बना रहा। हालांकि विंस्टन मोजली के बचपन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जब वो कन्विक्ट हुआ तब वो मैरिड था और उसके 2 बच्चे भी थे और उसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उसकी वाइफ नर्स थी और वो ज्यादातर हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट में काम किया करती थी। मोजली ने क्वींस और नासाउ काउंटी में कई घरों में चोरी करने की बात भी मानी। उसने यह भी कबूल किया कि उसने कई महिलाओं का रेप किया, खासकर जब वो घर में अकेली होती थी। उसके क्राइम्स प्री मेडिटेटेड और एक्सट्रीमली वायलेंट थे। वो पहले महिलाओं का पीछा करता, फिर घर में घुसकर हमला। किटी जेनेविस की हत्या के बाद जब विंस्टन मोजली को गिरफ्तार किया गया, तब उसके पिछले कई वायलेंट और सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़े क्राइम्स की बातें सामने आईं।
उसने अपना क्राइम बिना किसी पछतावे के काफी डिटेल में बताया था। विंस्टन मोजली की क्राइम हिस्ट्री की गंभीरता ने किटी की हत्या को और भी शॉकिंग बना दिया। इसके साथ ही विटनेसेस की अलेज्ड इंडिफरेंस को लेकर पब्लिक आउटरीच और बहस शुरू हो गई थी। किटी की मौत एक सच्ची और दर्दनाक घटना थी, लेकिन जिस तरह उसकी कहानी सुनाई गई, उसने पूरे देश में जिम्मेदारी, डर और इंसानी बिहेवियर को देखने का नजरिया बदल दिया। बाद में ये पता चला था कि पहले जितने लोगों के इस वारदात के आई विटनेसेस होने की बात कही गई थी, उतने लोग असल में थे नहीं। विटनेसेस के नंबर कम थे। इसीलिए अपनी गलती को सुधारते हुए 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल भी छापा, जिसमें ये एडमिट किया गया था कि 1964 में उन्होंने इमोशनल ढंग से किटी की न्यूज कवर की थी और उसे एग्जैजरेट करके बताया था। जब किटी पर हमला हुआ तो कई लोगों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि किसे कॉल करें, या शायद किसी और ने पहले ही कॉल कर दिया होगा। कुछ लोगों ने पुलिस को फोन भी किया था, लेकिन उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजा गया, जिससे मदद मिलने में देरी हुई। और मर्डर के 4 साल बाद 1968 में अमेरिका में पहली बार 911 इमरजेंसी नंबर शुरू किया गया। इसका मकसद था एक ऐसा आसान और याद रखने लायक नंबर पब्लिक को प्रोवाइड करना, जिससे इमीडिएट पुलिस, फायर या मेडिकल हेल्प मिल सके। इसके बाद ही कई देशों ने इसी तरह के इमरजेंसी नंबर अपनाए। लेकिन फिर भी किटी का केस एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो बताता है कैसे ग्रुप में इनएक्शन से सीरियस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। किटी जेनेविस की कहानी ट्रैजिक है, पर इसी कहानी ने साइकोलॉजिस्ट्स को ह्यूमन बिहेवियर को समझने में मदद की और बेहतर तरीके से ये सिखाया कि जरूरी है कि हम खुद कदम उठाएं, भले ही और लोग चुप क्यों ना खड़े हों। दुनिया भर के लोगों को ये भी समझ आया कि लोग जरूरी समय पर हेल्प क्यों नहीं करते। एपैथी वर्सेस एम्पैथी की डिबेट्स और डिस्कशंस शुरू हुए, जो आज भी होते रहते हैं। ऐसे डिस्कशंस का होना जरूरी भी है, ताकि इंसान इंसान बना रहे। और 911 डिस्पैच सिस्टम, जिसने बेशक अनगिनत जिंदगियां बचाई हैं और लॉ एनफोर्समेंट में एक पॉजिटिव चेंज लाया है। किटी का केस न्यूयॉर्क सिटी में एक लेजेंड बन गया और दशकों तक ये उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल होता रहा कि शहरी जिंदगी कितनी बेदर्द और इनह्यूमन हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि किटी को वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। उसकी मौत और मौत के तरीके ने उसकी पूरी जिंदगी को ओवरशैडो कर लिया। और सोचो कि ये कितना हार्ट ब्रोकन है कि उसे उसकी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि उसकी मौत के लिए याद किया जाता है।